बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक बराह रास्त PTV न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज नायब सदर मुस्लिम लीग नवाज़ मरियम नवाज़ साहबा और उनके शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन फील्ड रेफरेंस केस में बरी करार देते हुए इनके खिलाफ जो सजाएं दी गई थी एहतसाब अदालत की जानिब से उन्हें कलअदम करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब कर रहे थे, उन्होंने दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया, जिसको बाद में पढ़कर सुना दिया गया। एहतसाब अदालत ने जो सज़ा दी थी मरियम नवाज़ साहबा को वो 7 साल कैद जबकि 20 लाख पाउंड जुर्माना था। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर साहब को 1 साल कैद की सज़ा थी। फिर हमने देखा कि इसके बाद सितंबर 2018 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन सज़ाओं को मुअत्तल किया था। फिर मरियम नवाज़ साहब और कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब ने अपील्स की। अपील के बाद आज ये फ़ैसला सुनाया गया। फ़ैसले के बाद रद्द-ए-अमल देते हुए मरियम नवाज़ साहबा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज नवाज शरीफ साहब सुर्खरू हैं और उनके जो मुखालफीन हैं वो नाकाम ठहरे हैं। इसके बाद उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात की, जिन्होंने मुबारकबाद पेश की मरियम नवाज़ साहबा को, क्योंकि इस फैसले के बाद अब मरियम नवाज़ साहबा की जो नाअहलियत थी वो भी ख़त्म हो गई है, यानी कि अब वो पब्लिक ऑफिस होल्ड कर सकती हैं, इंतखाबात का हिस्सा बन सकती हैं। इस मौके पर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ये झूठ, बहतान और किरदार कशी की जो इमारत थी कायम की गई थी वो आज ज़मी बोस हो गई। इस पर रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। एवन फील्ड रेफरेंस केस आपके इल्म में होगा कि इसका बड़ा चर्चा रहा था पनामा पेपर्स और केस और उसके बाद की सूरत हाल में, और आज ये फैसला आया है। मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए बिलाशुबा एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि मरियम नवाज़ साहिबा और कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब के साथ अब बहुत से कानूनी और माहिरीन की राय है कि इसमें चूँकि नवाज शरीफ साहब भी, उनको भी सज़ा हुई है और उनको भी इसमें काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ पैदा हो सकती हैं, क्योंकि आज मोअज़्ज़ज़ अदालत आलिया ने रिमार्क्स में कहा कि नैब अदालत को सबूत फराहम करने और मुतमईन करने में नाकाम रही है। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा एमिनेंट और पर्टिनेंट पैनल शरीक गुफ्तगू, इनका तारुफ हम आपसे करें। टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब, उनके शुक्रगुजार हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं राना एहसान अफजल साहब, स्काइप पे मुस्लिम लीग नवाज़ के आप रहनुमा है और प्राइम मिनिस्टर साहब के कोऑर्डिनेटर हैं ऑन कॉमर्स। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो साहब। सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, बजरिया स्काइप ज्वाइन कर रहे हैं। और लाहौर स्टूडियोज़ में हमारे साथ सलमान गनी साहब हैं, मारूफ तजियाकार। आपका बहुत शुक्रिया। मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का मैं आप लोगों की इजाज़त से लीगल ओपिनियन लेकर आगे बढ़ते हैं। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। उस्मानी साहब, सर मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? मैं जस्टिस शाइक उस्मानी साहब तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। हम दोबारा कोशिश करेंगे कि इनसे रब्ता हो जाए। मैं गुफ्तगू का आगाज़ फिर सलमान गनी साहब, सर आपसे कर लेता हूं। मुझे मालूम है राना एहसान साहब और सैफुल्ला अबड़ो साहब तो अपना ओपिनियन देंगे, लेकिन मैं आपसे एज एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट जानूंगा। इसका तो सर बहुत बाज़गश्त होती थी मीडिया पे, कई कई घंटों उस पर प्रोग्राम्स हुए। सैफुल्ला अबड़ो साहब की जमात जो उस वक्त अपोजिशन में थी फिर इक़्तिदार में आई, और एवन फील्ड अपार्टमेंट्स और एवन फील्ड के हवाले से बहुत ज़्यादा इनके पॉलिटिकल कोर्स और नैरेटिव में बात आती थी कि ये वो मिसाल है जो कि इनके बकौल नवाज शरीफ साहब ने पैसों पे ये जगह ली, बनाई, उनकी मलकियत थी और मरियम नवाज़ इसकी को ओनर हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज अदालत आलिया का फैसला सामने आया है, बरी करार दे दिया है मरियम नवाज़ साहिबा को। क्या कहेंगे सारे केस रेफरेंस, फिर ये जो 4-5 साल का बीच में अरसा गुजरा, बीच में इलेक्शन भी आया 2018 का, और आज जाके अदालत आलिया ने कहा है कि नैब मुतमईन नहीं कार्रवाई साबित करने में। आगे मेरे चल के रिमार्क्स पर भी जरूर बात करूंगा, क्योंकि अब ये पब्लिक डोमेन में फैसला आ गया, हम इस पर फेयर कमेंट कर सकते हैं। सलमान गनी साहब क्या कहेंगे सर? जी, सलमान साहब से भी हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। दोबारा कोशिश करते हैं सलमान साहब से राब्ता हो जाए। गुफ्तगू का आगाज़ में फिर राना साहब आपके पास ये सर सवाल आया PMLN के पर्सपेक्टिव से, क्या कहेंगे राना एहसान साहब? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं समझता हूँ कि वक्त के साथ साथ जो सच है वो ज़रूर उभर के आ जाता है, और झूठ जो है वो वक्त का सामना नहीं कर पाता। जो साजिश और टारगेटिंग शरीफ खानदान की गई उस दौर जी। में, जिसकी निशानदेही जो है वो जस्टिस सिद्दीकी ने भी की, और फिर जिस तरीके से सुओ मोटो लिया गया और
जेआईटी जो है वो व्हाट्सएप पे बनाई गई और एक टाइम लाइन के अंदर अंदर इस सब चीजों को मैनेज करना था और इलेक्शन से पहले जेल से नहीं निकलने देना था नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को। तो वो सारे जो मामला जो पनामा से शुरू हुए और जिसने इस मुल्क की इकोनॉमी की डायरेक्शन तब्दील कर दी और बेइंतहाशा नुकसान पहुंचाया और जिनकी बाकियात पीटीआई की सूरत में इस सारी साजिश की जो बाकियात निकली वो पीटीआई की हुकूमत आना, वजीर आजम इमरान खान का बनना और फिर मुल्क को एक बदतरीन मईशती और माशी सूरत हाल से गुजरना और जिसको आज भी हम उन इम्पैक्ट को हम दूर कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ठीक। सच जो है वो बाहर आ गया है और तब भी जब इनको सजा भी सुनाई गई तो जो असल केस था कि ये इनके ऊपर करप्शन के पैसों को इस्तेमाल करके या इल गॉटन मनी से ये चीजें खरीदी गई वो तब भी साबित नहीं हुआ था। और आज जब जो जजेस हैं उन्होंने जी जी। कहा किसी किस्म की जो एविडेंस है वो प्रोसिक्यूशन नहीं पेश कर सकी। एक जेआईटी की रिपोर्ट जो कि एक राजेश कहानी व्यास थी साहब और ने जो एक उसके सरबराह थे। जी जी। जी 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 तो वो उसके अलावा कोई एविडेंस नैब के पास नहीं थी। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी फतह है ठीक। और मरियम नवाज को सियासत से जिन्होंने दूर करने की कोशिश की, आज मरियम नवाज जो हैं वो पाकिस्तान की सियासत की एक अहम फर्द हैं ओके। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में वो आने आने आगे वाले दिनों और सालों के अंदर बहुत एक अहमियत का रोल और किरदार अदा करें। सैफुल्लाह अब्दुल साहब, सर आपके बयानिए को बहुत बड़ा धचका लगा है, आप समझते हैं? क्योंकि आप लोग बैंक इस पे कर रहे थे और हमने देखा कि हालिया जलसों में भी आप लोग स्टेटमेंट्स दे रहे थे, लेकिन चूंकि प्रोसिक्यूटर भी आपके दौर में थे, सरदार मुजफ्फर साहब यही केस को प्लीड कर रहे थे, लड़ रहे थे। आज अदालत के सामने अदालत आलिया ने कहा कि कुछ सबूत नहीं दे सके। उन्होंने कहा जबानी जमा खर्च पे अदालतें फैसला नहीं कर सकती। अब्दुल साहब, धचका लगा है आपके पार्टी के बयानिए को? अनवर साहब, आपका शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। बयानिया हमारा क्या, देखिए पहले तो कोर्टों ने डिसीजन किए ना, पहले भी ये जो आप अगर इसकी हिस्ट्री आपने खुद ही बताई जी कि ये केस जब हुआ था इनके ऊपर तो उस वक्त हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, इनकी अपनी गवर्नमेंट थी। 2013 से 18 किसकी गवर्नमेंट थी? नून जी लीग जी की थी, जी 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 हमारी जी नहीं थी। जी उसके बाद जब इनको ये पनिशमेंट आई तो वो कब आई? वो आई 6 जुलाई 2018 को। जी। तो उस वक्त तो हमारी गवर्नमेंट नहीं थी। तो हमारा देखिए, जहां तक करप्शन की बात है ना, अभी भी ये सवाल या निशान है कि एवन फील्ड हैं किसके, इन्होंने लिए कहां से, ये तो वो जवाब नहीं दे पाए। बाकी कोर्टों के डिसीजन उस पे तो अनवर साहब ना आप कुछ कह सकते हैं ना मैं कुछ कह सकता हूं, वो कोर्टों का सर अपना बेसिक डोमेन है, कंटेंशन वो ये था, डिसीजन करते अब्दुल हैं। साहब आप ठीक कह रहे हैं कोर्ट का फैसला होता है, लेकिन बेसिक कंटेंशन ये था आप लोगों का कि ये नवाज शरीफ साहब चूंकि पब्लिक ऑफिस होल्डर थे, उनके पैसों से ये फ्लैट्स लिए गए हैं और मरियम नवाज साहबा के नाम पर है। आप लोगों का बुनियादी नुक्ता ये होता है अपने सियासी बयानिए में, जो मैं बयानिए की बात कर रहा हूं, लेकिन इसको प्रूफ नहीं कर पाए, ये नुक्ता आया अदालत के फैसले में। नहीं, देखिए ना, आज प्रूव किसने करना था? नेब ने करना था। नेब किसके अंडर में है? आज नेब का प्रोसिक्यूटर नहीं था, उन्हीं का था सर, वो सरदार मुजफ्फर ही है अब्दुल साहब। सरदार मुजफ्फर साहब जो आपके दौर में भी लड़ रहे थे वही थे आज। नहीं, मैं कहता हूं जो उनका इस केस पे और जो था वो बंदा अभी भी आप पता करें, वो वहां बैठा हुआ है, उम्रे पे गया हुआ है, वो यहाँ नहीं था आज। सर ये सरदार मुजफ्फर साहब, मेरे पास पूरी तहरीर है सर, उनकी केस का फैसला है, किसी कोर्ट नहीं, रिपोर्टर से पूछते थे, आप सरदार देखिए मुजफ्फर ना, ही दलाइल देते थे। जिनकी आप बात करें, जिन्होंने देने थे वो मौजूद नहीं थे, लेकिन सरदार मुजफ्फर साहब ही डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब आपके दौर में थे, वही थे आज। मैं तो देखिए ना, मैं ये बात कहता हूं जो प्रोसिक्यूटर है, मैं डिप्टी की बात ही नहीं कर रहा, लेकिन ये काम नेब का था ना सर। नेब किसके अंडर में है? नेब चेयरमैन किसने लगाया? उनका काम था कोर्ट में जाके उसको डिफेंड करते, या जो अपनी पोजीशन जिस पे केसेस उन्होंने बनाए। अभी जहां तक जैसे आपने सवाल पूछा, जो मुस्लिम लीग के दोस्त बैठे हैं जी। कि भाई जो उनके जो मतलब बाकियात हैं उनको जो है शिकस्त, भाई हम किसकी बाकियात हैं? केसेस आपके अपनी गवर्नमेंट में बने, जरदारी साहब पे केसेस आप लोगों ने बनाए, जो जरदारी साहब पे अभी भी केसेस हैं, जिसमें फरियाल टालपुर साहब आप है, जिन पे जेआईटी बनी, इनके टाइम में बने हैं ना। आपको याद होगा सेनेट में जब स्पीच हुई थी या कौमी असेंबली में, सेनेट में आपने देखा होगा एहसास हसन
और चौधरी निसार जो वजीर दाखिला थे उस वक्त, उनका कितना झगड़ा हुआ था। सर ये इस तो केस पे मैं रिकॉर्ड चाह पे रहा है था, वो आपकी बात ठीक है कि वो केसेस बने थे, मैं ये चाह रहा था लेकिन आपका तकिया बहुत इस बात पर है ना। देखिए इमरान खान नहीं, साहब, अभी भी है, अभी भी है। तो देखिए आप देखें ना, अनवर अभी साहब, भी ये आप कह सवाल रहे हैं अभी भी है, तो मैं ये कह रहा हूं कि अब आपका जो बयान है उसमें अब आप समझते नहीं है कि अब ये कमजोर पड़ गया है फैसले के बाद? कैसे कमजोर पड़ेगा अनवर साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप? अभी भी एवन फील्ड के जो मालिक है वो खुद नहीं बता पा रहे कि हमने कहां से लिया। मनी ट्रेल तो उनको देना है, चलें ठीक है, कोर्टों के डिसीजन अपनी जगह है, लेकिन ये चीज है, अगर आपके पास, हमारे पास एक बंगला होगा एक कैनाल का, तो हमें, आपको पता है कि हमें कितना जवाब देना पड़ता है, हमें मनी ट्रेल देना पड़ता है कि हमने किससे परचेज किया, कहां से किया, पैसे कहां से आए। तो अब्दुल ये साहब, तो इनको मैं जवाब सलमान गनी साहब पे जाऊंगा सर, जो इल्जाम लगाता है बारिश अवाम सबूत उस पे पूछेगा, नहीं होता। नहीं, अवाम पूछेगा इनसे, और ठीक। अवाम तो चाहेगा ना, अवाम तो कभी भी इस पे देखे ना, मुतमिन होना न होना कोर्टों के डिसीजन अपने हैं, उस पे ना आपको आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता हूं, ना हमें उसमें कोई मुदाखलत लेकिन करनी फैसले चाहिए, तो कोर्ट नहीं क्योंकि करने हैं ना कि कौन मुबैना लेकिन तौर पे करप्ट है और कौन नहीं है। अवाम की अदालत भी है। देखिए, मैं अगर आज ठीक। मैं अभी अभी सेनेटर बना हूं 2 साल पहले, हम्म। अगर मैं सेनेटर बनने से पहले एक छोटी सी गाड़ी पे आता हूं, अल्टो गाड़ी पे, अगर आज मेरे पास लैंड क्रूजर होगी तो लोगों को हक है मुझसे पूछें कि 2 साल पहले आपके पास गाड़ी नहीं थी घूमने के लिए, आप लैंड क्रूजर कहां से लाए जो 4 करोड़ की गाड़ी है। एवन फील्ड पे जो अपार्टमेंट है कि एक मामूली अमाउंट के नहीं है, यूके में आपको पता है। आप हैरान होंगे अब्दुल साहब, मैं विजिट आपको करने के लिए, ये पढ़ के बताऊं, मैंने इस केस की प्रोसीडिंग्स पढ़ी है। जज साहिबान कहते रहे नैब से कि इसकी कीमत का तयन किया है, कोई जवाब नहीं आया कि कीमत देखो, कितनी। नैब आपने को कहा ना करना बहुत चाहिए, कीमत नैब- होगी, तो कीमत का मैं- तयन ही नहीं मैं- कर सका, और केस है असासाजात से ज्यादा आमदन, आमदन से अनवार ज्यादा साहब, असासाजात। वो अनवार साहब वो तो नैब बताए ना, तो मैं सर तो मैं, नैब का नुमाइंदा नहीं हूं, मैं तो अपनी पार्टी का नुमाइंदा हूं, मैं तो ठीक है। पीटीआई के हिसाब से बात करूंगा, अवाम का नुमाइंदा हूं। नैब जवाब दे ना, ये नैब ने इतने जो केसेस बनाए, सपोज करें वैसे आज प्रूफ नैब कुछ भी झूठा नहीं हो हुआ है, सका, तो आप 4 साल। तो आपको याद है ना, जी जी जी। आपको याद है ना, आपको याद है कि आज नया कानून आ गया है ना, उसमें एक क्लास ऐसी भी है कि अगर नैब के ऑफिसर्स केस साबित नहीं कर सके, ठीक। उसके लिए भी एक वाज़ेह डायरेक्शन है, जी जी हुकूमत बिल्कुल। जाए ना उनके खिलाफ। और जिन लोगों ने, जैसे ये नुमाइंदा मुस्लिम लीग के कह रहे हैं कि ये हमें टारगेट किया गया, तो उसका नाम भी बताया ना, किन लोगों ने आप किसको समझते टारगेट हैं किया? अब्दुल आपकी साहब तो के गवर्नमेंट नहीं नैब थी। की नाअहली थी आज जो साबित हुई है? आप समझते हैं नैब की नाअहली थी? देखिए, मैं उसमें नाअहली पे क्यों जाऊं अभी? देखिए, तो आप कह रहे हैं ना नैब ने साबित करना था, आपने कहा नहीं साबित किया, तो और आवाम की अदालत पे उस तक आप जगह, तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप समझते देखिए ना, हैं नैब की नाअहली थी? बात ये है कि जब एक इदारा 5 साल पहले या 6 साल पहले केस बनाता है, उसमें सजा भी आ जाती है, तो उनके ऑफिसर्स को लाजमी है अपनी ड्यूटी देनी चाहिए। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मतलब उनकी जो अपनी ड्यूटी कर सके ना लिए, जो भी है, लेकिन ये उनकी ड्यूटीज में लाजमी आता है कि जब 5 साल तक आपने केस किया है, पनिशमेंट पे आई, अभी भी वो जवाबदार हैं। जो नया कानून आया है, आप पढ़ें उसको, आपको पता होगा नए कानून को। जी जी बिल्कुल अभी बिल्कुल। जवाबदारी नैब है, अब नैब के अफसरों को जवाब देना है कि कोर्ट के फैसले के हिसाब से अभी नैब कहाँ खड़ा हुआ है, तो उस पे एक्शन होना चाहिए ना। ठीक है, मैं इस पे दोबारा नैब पे एक्शन होना, आप ये कह रहे हैं। मैं सलमान गनी साहब से राब्ता बहाल हो गया। सलमान साहब, आपने गुफ्तगू सुन ली, सैफुल्लाह अब्दुल साहब पीटीआई की भी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं नैब ने जवाब दिए उन्हें, उनके अफसरों नए कानून के तहत, पीटीआई का इस पर कोई लेना देना नहीं है। बारकेफ आप इस साल से बताइए, उनका आवाम की अदालत भी है, और हमारे मोहतरम राना एहसान साहब कह रहे हैं, जाहिर बात है मरीम नवाज साहबा के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि 5 साल 4 साढ़े 4 5 साल एक बंदे डिफेंड करता है, उनको जेल भी जाना पड़ा, फिर ज़मानत हुई, सज़ा मुअत्तल हुई, तमाम प्रोसीजर्स, तमाम प्रोसीडिंग्स मुश्किल वक्त से गुजरी। क्या कहेंगे सलमान गनी साहब, वेयर वी स्टैंड टुडे? अब्दुल साहब तो नैब का कह रहे हैं, लेकिन इनकी जो पार्टी के रहनुमा है वो इसको NRO2 का नाम दे रहे हैं। देखिए अनवार साहब, हमारी कौमी सियासी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक दायरों का सफ़र जारी है, और मैं हमेशा से अपनी एक राय देता रहा हूँ कि पाकिस्तान के सियासतदानों पे असरअंदाज होने की खा कोई कितनी भी कोशिश करे, हमेशा सियासतदानों को रिलीफ जो है वो कोर्ट्स के ज़रिए मिलती है। इसलिए कोर्ट्स के फ़ैसलों को मुतनाज़ करार नहीं देना चाहिए। और हम ये भी हमारा सियासी अलमिया है कि जब फैसले हमारे हक़ में आते हैं तो अदलिया को सराहा जाता है, और जब फैसले मुखालफत में आते हैं तो फिर कहा जाता है कि ये स्याह तरीन दिन है।
मैं समझता हूं कि ये सब कुछ एक प्लान के तहत था। अब बात यह कि आपके मोअज़्ज़ज़ सेनेटर साहबान सेनेटर साहब जो बात कर रहे थे केसेस की, देखिए ये केस जो है ये माजी का केस नहीं है, ये पनामा लीक्स आने के बाद ये केस बना था। और क्यों कर बना था? देखिए पनामा लीक्स में बड़ी सियासी हकीकत यह है कि उसमें नवाज शरीफ साहब का बराह रास्त नाम नहीं था। तकरीबन 455 लोग थे जिनकी ऑफशोर कंपनीज थी, और प्लान में इसलिए कह रहा हूं कि उसमें से सिर्फ एक आदमी का केस उठाया गया जिसका बराह रास्त नाम नहीं था, और उसको भी सजा इसमें नहीं दी गई। उसको सजा इस बात पे उकामा पे दी गई कि उसने अपने बेटे से तनख्वाह ली और वो तनख्वाह भी वसूल नहीं की। इसका मतलब कि किसी और प्लान के तहत उनकी सियासत पे असरअंदाज होने की कोशिश की गई थी। और मैं नहीं यहाँ पर जिक्र करना चाहता कि किसने कहा था कि हमारी 1 साल की तैयारी है और हमारी 2 साल की तैयारी है। ये पाकिस्तान के सियासतदानों के लिए लम्हे फिक्री है। कब तक आप उन लोगों के सहूलतकार बनेंगे जो पाकिस्तान में सियासत और जमहूरियत को मजबूत नहीं होने देना चाहते। और जहां तक मरियम नवाज साहबा का तल्लक है, मरियम नवाज साहबा को क्यों कर टारगेट किया गया? इसलिए कि वो ये समझते थे कि नवाज शरीफ साहब और उनकी बेटी, कि नवाज शरीफ साहब के बाद उनकी बेटी पाकिस्तान की सियासत में एक मौसर सियासी किरदार अदा करेगी। वो तो उन्होंने करके दिखा दिया। देखें बात यह कि मैं याद करवाता चलूं कि जब नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए थे और एक मुकदमात का सिलसिला चल रहा था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ, तो ये मरियम नवाज साहिबा थी उस खौफ और राज की फजा में बाहर निकली थी और अपने कारकुनों की आवाज़ बनी थी। और अब उनका जो सियासी महाज से पार्लिमानी महाज का सफर है ये उस तरफ जाएंगी। और मैं समझता हूं कि सियासतदानों का रास्ता नहीं रोकना चाहिए और सहूलतकार नहीं बनना चाहिए। अब आगे की बात यह है कि ये वही केस है जिसमें आज उनको बरी किया गया है, और इसी केस में नवाज शरीफ साहब को 10 साल की कैद की सजा है। यही वजह है कि एक तासर ये है कि उनको भी कोर्ट से रिलीफ मिलेगा। मैं समझता हूं कि जिस तरह कुछ रोज पहले इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया, शेख रशीद साहब को दिया, फवाद चौधरी साहब को दिया, तो बात यह कि अदालतों से ही रिलीफ मिलता है। आखिर क्या वजह है? शहबाज गिल साहब को भी सर मिला। वक्त के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर सियासत और जमहूरियत के हवाले से पाकिस्तान के सियासतदान अपना पॉजिटिव रोल क्यों अदा नहीं करते? और ये फैसला जो है पाकिस्तान की सियासत के हवाले से और जमहूरियत के हवाले से एक संगे मील इसलिए बनेगा कि एक प्लान के तहत एक पार्टी को उसकी लीडरशिप पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई, और इस पर कोई दो राय नहीं है। बात यह कि क्या नवाज शरीफ साहब का सियासी किरदार खत्म हो गया? क्या अगर इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमा बना उनका सियासी किरदार खत्म हो गया? मैं समझता हूं कि इस निविष्टा दीवार को पढ़े, एक अच्छी सियासत का आगाज करें। और ये जो सेनेटर साहब ने ये बात की है, ये बात बड़ी दुरुस्त है कि ये जो करप्शन और लूटमार, मैं समझता हूं कि 4 साल खुद इनकी गवर्नमेंट रही और कोई एक दिन ऐसा नहीं जाता था जिसमें जनाब प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के मुखालफिन पर करप्शन के लूटमार के इल्जाम, मेरा ख्याल है कि 3.5 साल में तो बहुत कुछ बाहर आ जाना चाहिए था। मैं समझता हूं कि आखिर क्यों नहीं आया? देखें, जब तक आप इल्ज़ाम तराशी और गाली गलोच की सियासत को परवान चढ़ाएंगे, ना पाकिस्तान के अंदर सियासत मजबूत होगी, ना हुकूमतें डिलीवर करती नजर आएंगी। ठीक, मैं राना साहब आपसे जानना चाहूँगा सर, ये जो अब जो ट्रायल्स और ट्रिबुलेशंस जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, जिससे PMLN की क़यादत गुजरी है, तो अब इस हवाले से इसका तो ज़र बात है, ये तो अब चीज़ वापस नहीं आ सकती। जो मुश्किल वक्त था वो तो चला गया, लेकिन जो अबड़ू साहब कह रहे हैं, मैं ये सवाल आपके सामने रखूंगा कि जो नैब के प्रोसिक्यूटर्स थे या जो नैब ने इल्ज़ाम लगाया, फिर एहतसाब अदालत के जज भी थे मोहम्मद बशीर साहब, उन्होंने ये सज़ाएँ सुनाई। अब ये जो प्रोसेस जब बरी हो जाते हैं तो उसका कोई नैब के प्रोसिक्यूटर या उनसे उनकी पूछ परतीच नहीं होनी चाहिए कि आपने जी एक दाग लगा दिया, उसको अब साबित नहीं कर पाए। अदालत के मौजूद जज साहबान कह रहे हैं कि जी हमें कुछ इन राइटिंग दे, शहादत की सूरत में दें, सिर्फ मुंह ज़बानी से नहीं। उन्होंने जब कहा सरदार मुजफ्फर साहब को कि जी आप बताएं, उन्होंने कहा जी मैं 4 लफ्ज़ों में पूरा केस बता देता हूँ। जब उन्होंने 4 लफ्ज़ बोले कि नवाज शरीफ साहब की प्रॉपर्टी उन्होंने ली थी और मरियम नवाज साहबा के नाम पे थी, उन्होंने कहा इसको साबित कर दे तो हम केस का फैसला सुधा देते। वो साबित नहीं कर पाए। तो कुछ इस हवाले से कुछ पूछगछ होनी चाहिए कि जी ये इस तरह के जब केसेस बनाए जाते हैं उसमें पैसा भी ज़ाया होता है, कौम का वक्त भी होता है, फिर बहुत से सियासतदान जो हैं उन पे भी दाग लगते हैं, तो उस पे जब नहीं प्रूव कर सकते तो इस हवाले से कुछ होना चाहिए। इसी मकसद के तहत जो अमेंडमेंट्स नैब के अंदर हुई, क्योंकि नैब देखें जो पिछले दौर के अंदर इमरान खान जब वजीर आजम थे, तो जो मुख्तलिफ जजों ने बेल्स के ऊपर जो कमेंट्री की उसमें क्या कहा उन्होंने कहा कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग
हुई, पॉलिटिकल आला बन चुका है। एहसन इकबाल साहब के केस पे उन्होंने कहा जी। जी, ये नहीं कि मैं मुख्तलिफ जजमेंट्स को समराइज करके कह रहा हूं, उन्होंने यहां तक कहा कि इसको फिर से रिव्यू करने की जरूरत है। जजेस ने कहा कि आप इसके ऊपर देखें कि ये क्या बन चुका है। तो वहां यही अमेंडमेंट की गई कि देखिए होता क्या था, अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, यानी कि इन्वेस्टिगेटिव स्टेज के ऊपर आपने लोगों को उठा लिया और अभी रेफरेंस नहीं दायर हुआ और आपने लोगों को उठा लिया और आपने 6-6 महीने 8-8 महीने इन्वेस्टिगेशन की स्टेज के अंदर लोगों को जो है वो बंद कर दिया। तो जहां इस तरह की कार्रवाई होगी वहां जरूर सजा जजा होनी चाहिए कि उसको एक आला के तौर पे ना इस्तेमाल किया जाए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना हो। तो यही इसी नियत के तहत वो जो है ये अमेंडमेंट की गई कि जो करने वाला है वो भी सोचे कि अगर तो वाकई केस में जान है तो वो परसू करे, वरना अगर सबूत नहीं है और सिर्फ इसलिए कि चेयरमैन साहब कह रहे हैं या चेयरमैन की वो ब्लैकमेल हो रहे हैं किसी वीडियो के तहत, या उनकी नौकरी में जो तोसी है वो किसी ऑर्डिनेंस के जरिए है और वो नौकरी किसी जमात की कर रहे हैं, इस बेसिस के ऊपर जो है वो कार्रवाई ना की जाए। तो मैं समझता ठीक। हूँ यही उसके पीछे जो बैकग्राउंड था अमेंडमेंट के पीछे यही था। ओके। देखिए जहां तक इनके केस की बात आती है, बड़ी सिंपल सी बात है। इन्होंने कहा हमने तो मनी ट्रेल दिया जो है अपनी तरफ से, उन्होंने गल्फ स्टील का भी दिया, कतरी खत भी दिया, वही मनी ट्रेल है उसमें उन्होंने बताया। लेकिन केस क्या था? केस था कि इल गॉटन मनी, जी। केस था कि कोई कोई करप्शन के पैसे यहां लगाए गए। वो किसने साबित करने थे? वो नैब ने किसी एविडेंस के साथ या जो भी अभी प्रोसिक्यूशन थी उन्होंने साबित करने थे, जो नहीं पहले भी नहीं साबित हुए, अब भी नहीं साबित हुए। और इस केस के जो जज थे जिन्होंने नवाज शरीफ को सजा सुनाई, मोहम्मद बशीर साहब। उनको अरशद मलिक हाँ, वो साहब मेरे दूसरे ख्याल केस पे से। अरशद मलिक साहब भी थे। जी जी जी, दो जज जी, साहबान थे ना तो इंतजाम अदालत के। जी जी। बिल्कुल। तो वो उनको जो उन्होंने तस्लीम किया, उनकी वीडियो आई कि मेरे पे बड़ा प्रेशर था तो मैंने सजा सुनाई, और वो उनको उस कॉन्डक्ट के ऊपर निकाल दिया गया। लेकिन जिस कॉन्डक्ट के तहत उन्होंने वो जजमेंट दी वो कायम है। तो ये सारे सवालिया निशान, वो एक माहौल था जिसका अभी बैकग्राउंड बड़ी तफसील में मेरे से पहले मुकर्रर ने जो है वो बताया डिटेल के अंदर। तो मैं समझता हूं कि ये बदकिस्मती है इस मुल्क की कि मुख्तलिफ वक्त जो है वो अकाउंटेबिलिटी के ऊपर भी चीजें हावी हुई और ये सुओ मोटो लिए गए, और कहीं सेनेटर्स की जो है वो रुकनियत को फारिग कर दिया गया, और कहीं जो है वो वाडा साहब की जो रुकनियत है वो बड़े लंबे अरसे तक लटकी लेकिन रही। आप वाडा साहब तो भी फारिग हो गए हैं। ये सैफुल्लाह अबड़ो साहब के साथ जीत कर आए थे। माशाल्लाह सैफुल्लाह साहब तो सेनेटर हैं, वो वाडा साहब घर जा चुके हैं सर, वो भी नायल होके। बिल्कुल। तो मैं समझता हूं आगे कम से कम ये काम नहीं होने चाहिए, और इंपॉर्टेंट हमारी बात है कि क़यादत हाँ, आगे ये नहीं होना चाहिए और हमारी कंसेंसस होना चाहिए। एक छोटा सा वक्फा लूंगा, वक्फे के बाद आऊंगा तो सैफुल्लाह अबड़ो साहब से मैं जरूर पूछूंगा कि वो आपकी बात करते हैं और मुल्क में एक इदारा होना चाहिए लेकिन जो इल्जामात से बरी हो और बाइस्ड ना हो। वो कैसे हो सकता है, कंसेंसस कैसे बन सकता है? इस पर गुफ्तगू करेंगे, दीगर मामलात को जेर बहस लेंगे। एक छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। दस मरला और एक कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स। बुकिंग सिर्फ 1,75,000 रुपए से और बकाया 5 साल की आसान इक़सात। माहाना किस्त 11,000 रुपए से। मरीना स्पोर्ट्स सिटी रेजिडेंशिया, लाइफस्टाइल ऑफ चैंपियंस। 042-111-33987। बुकिंग सिर्फ 1,75,000 रुपए से। माहाना किस्त सिर्फ 11,000 रुपए से। मरीना स्पोर्ट्स सिटी रेजिडेंशिया, लाइफस्टाइल ऑफ चैंपियंस। 042-111-33987। वेलकम बैक। अबड़ो साहब, आपने कहा कि जो मरियम नवाज साहबा का केस था वो आपके दौर में नहीं बना, 2017 में बना, लेकिन आपके दौर में नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का रेफरेंस बना था एहसन इकबाल साहब के खिलाफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको बरी किया और आपने देखा होगा चीफ जस्टिस साहब, जिनके मोतरफ इमरान खान साहब भी हैं, आपके पार्टी चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म, उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए एक ऐसा केस बनाया गया था।
तो सर वो उससे तो आपने ये कहकर अपने आप को थोड़ा साइड पे कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के जो केसेस बने और इस तरह की और भी मिसालें, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब का है, मिफ्ता इस्माइल साहब का है, तो सर कोई आप नहीं समझते बेहतर, क्योंकि आप कहते हैं आप इंसाफ की जमात हैं, तो फिर ऐसा कोई कंसेंसस के साथ कोई ऐसा डॉक्यूमेंट लेकर आएं, कोई ऐसा इदारा बना दें कि फिर इस तरह के जब रिमार्क्स हैं तो उंगलियां उठती हैं। आप देखें ना, ये खुद अगर चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए नारवल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया गया, तो वो कोई अच्छी रिवायत तो कायम नहीं होगी इससे। अबड़ो साहब देखिए अनवर साहब, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं न नैब का कोई ऑफिशियल हूं, न मैं नैब का वकील हूं, न मैं नैब को डिफेंड कर रहा हूं। मैं आपको एज ए पीटीआई सेनेटर सवाल कर रहा हूं आपसे ये। मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ इस वजह क्या है कि अच्छा, न मैं इस चीज से मुत्तफिक हूँ कि नैब ने जितने केसेस भी, ओवरऑल पाकिस्तान में एक मरियम नवाज के खिलाफ केस नहीं है, और लोगों के खिलाफ भी केसेस हैं, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ केस हैं, और लोग भी केसेस हैं जिनके ऊपर 2 करोड़ के केस हैं, जो जेलों में सड़ रहे हैं, उनके केसेस पे फैसले नहीं आ रहे अभी तक। हालांकि ये नैब ऑर्डिनेंस या नैब कानून जो बना है उसको आपको पता है कि 1.5-2 महीना हो गया है ना टाइम सर, लेकिन जिन जिन लोगों की 2 करोड़ की अमाउंट है, मैं आपको मिसाल देता हूँ, वहां सिंध में तो 1-2 ऐसे केसेस हैं कि 5-6 लाख के अमाउंट में 5-5, 6-6 लोग जो हैं वो जेल में पड़े हैं अभी तक, उनके केसेस कोर्टें नहीं सुन रही, वो केसेस नहीं चल रहे। तो ये इनका नसीब है, चला है, तो हमें उस पर ऑब्जेक्शन नहीं है। वो कहे थे अपील में, आपको जैसे आपने ब्रीफ किया कि सितंबर 2018 में वो अपील में गए थे, बेल के बाद आज डिसीजन आया है, तो यही कोर्टें थी, यही माहौल था, उनको पहले इस पे डिसीजन लेना चाहिए था, पहले उसको टेकअप करना चाहिए था। कोर्टों के लिए तो सबको इज्जत है, कोर्टों पे किसी को भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। जुडिशियल रिफॉर्म्स क्यों नहीं हो पाई सर? जुडिशियल रिफॉर्म्स, देख मैं आता हूँ, देखिए जुडिशियल रिफॉर्म पे एक अलग टॉपिक है, पहले मैं आपने कहा ना तवालत कर लेते हैं केसेस में, इसलिए कहा मैंने कहा रिफॉर्म्स होती है। नहीं, देख मैंने आपको मिसाल बताया कि हमारे सिंध में ऐसे केसेस भी हैं। अभी देखें सिंध की, तो मैं आपको बताऊं, वहां की जो नैब कोर्ट्स है ना, अभी तक नैब कोर्ट इन केसेस को वहां से वाइंड अप ही नहीं कर रही, जो एक्ट के हिसाब से या कानून के हिसाब से जो अभी ताजा अमेंडमेंट आई है उसके लिहाज से। जैसे आपने देखा कि पंजाब की जितनी कोर्टें थी उन्होंने मोस्टली केसेस उन्होंने वापस कर दिए नैब को, जी कि एज पर जो एक्ट पास हुआ है उसके हिसाब से ये केसेस हमारे डोमेन में नहीं आते जी। लेकिन सिंध वाहिद सूबा है इस वक्त भी, और कि वहां के केसेस इस वक्त, जैसे मैंने आपको 2-4 एग्जांपल बताए, अगर ज्यादा होंगे ज्यादा मैं आपको बता दूंगा। लेकिन बात यह है कि ये बदकिस्मती इस मुल्क की अपनी जगह है, जैसे राना साहब ने भी कहा ना, मैं इस चीज से सहमत करता हूँ कि इदारा ऐसा होना चाहिए जो किसी भी ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन ना हो। यहाँ बदकिस्मती है कि जब भी कोई हाकिम आया और उसने वहां ये जो कानून बनाए उसने अपने मफादात में बनाए, उसकी स्टार्टिंग किसने की? आप हिस्ट्री में तो जाए ना, 97 में जब बेनजीर साहबा की 96 में गवर्नमेंट गई तो पहला एच साहब का जो सिस्टम बनाया वो हमारे जो आज के इनकलाबी लीडर हैं नवाज शरीफ साहब जी, उन्होंने बनाया था। आपको याद होगा कि सैफ रहमान साहब को जी, जो है वो उसका हेड बनाया था ना जी, और बेनजीर साहबा के साथ उन्होंने क्या हशर किया। उस वक्त तो 96 का मकसद है कि खान साहब की सियासत अभी स्टार्ट थी, 96 में उन्होंने पार्टी बनाई थी ना, ठीक। तो उस वक्त तो खान साहब नहीं था, खान साहब ने तो नवाज शरीफ को आके कान में नहीं कहा था कि आप जाके ऐसा कानून बना दें जिसमें बेनजीर भुट्टो को, उनके शोहर को, जो आसिफ जरदारी साहब तो बड़े दिल का आदमी है, ये इनके साथ कैसे चल रहा है, जुबान उसकी काटी गई, आपने देखा उसके साथ। अच्छा, आप कह रहे हैं बड़े दिल का आदमी है, आप माशाल्लाह तारीफ कर रहे हैं। खान साहब तो नहीं, मैं कहते हैं विकेट उड़ाऊंगा, लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में कह रही थी। मेरी बात पूरी सुने सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखें वो सारी चीजों को भुला के भी इनके साथ चल रहा है। हालांकि उसने भी कहा था, आपको याद होगा ना, शहबाज साहब ने कहा था ना जी, अभी देखिए जैसे हमारे सलमान गनी साहब अभी बता रहे थे ना आपको कि ये गालम गलूज का, ये गालम गलूज किसने स्टार्ट की थी? 96 से पहले गालम गलूज किसने की थी? 90s में जब बेनजीर साहबा की, उन्होंने बेगम नसरत भुट्टो साहबा की पिक्चर्स हेलीकॉप्टर से किसने गिराई थी? सर गलत था ना, तो उसको फिर कंटिन्यू क्यों जा रहा है? लंदन में मरियम औरंगजेब साहबा के खिलाफ क्यों फिर नारेबाजी हो रही थी? गलत तो गलत होता है ना सर। अनवर साहब, मुझे अगर 2 मिनट आप अगर जी सर सुने ना तो वो अच्छा होगा, बजाय कि मैं बोलूं आप बीच में बोलें तो बात आधे में रह जाती है, अच्छा नहीं लगता। मैं इसी वजह से मोस्टली यकीन करें ना, मैं तो जिन दोस्तों के पास जाता हूं टीवी टॉक शो में, मैं कहता हूं यार आप अपना सवाल पूछें, हमें फिर चाहे आधा मिनट ही दे दें लेकिन पूरा सुने तो वो बेहतर होता है। सही सर, प्लीज। बात ये, मैं 8 बजे आपका एक आता है शहजाद रजा, उसके भी शो में आया था सर, वो बात ही नहीं करने दे रहा था। मैंने कहा यार भला पहले आप आधा घंटा बात कर लो, हमें 1 मिनट ही सुन लो। तो मैंने कहा कोई हमने तो आप लाइव रखे, आप बात करें सर।
नहीं भैया, मौकूफ आता है ना, मौकूफ सर। आएगा। आप सौ बताओगे, आप भाई हैं, आपके लिए लाख इज्जत है। बहुत शुक्रिया बात ये है कि ये गालम गलूच स्टार्ट किसने की? खान साहब 96 में उसने जमायत बनाई ना। सर। 90s में, जब 93 में, 92 में इलेक्शन हुए या 90s में इलेक्शन हुए, तो ये किसने पिक्चर्स गिराई थी बेनजीर साहबा की? मैंने जो आसिफ जरदारी साहब की बात की, देखें आसिफ जरदारी साहब के लिए क्या कहा था शहबाज शरीफ ने ना, कि मैं उनको गलियों पे घसीटूंगा। आप यकीन करें, मैं उनका पेट फाड़ूंगा लाड़काना के चौक पे। आप यकीन करें, अभी भी शहबाज शरीफ जब लाड़काना आए ना बादशू में, तो लाड़काना के लोग वेट कर रहे थे कि शायद वो अभी आ जाएंगे जनाबा के गेट पे, चलें उसका पेट नहीं फाड़ते, शायद उसको थोड़ी थपकी लगा दे। अभी तो साथ है। जरदारी साहब इनके साथ चलाए। जरदारी साहब ने भी बयानात दिए थे, आपको याद होगा 18 से। मुझे सबके बयानात याद है, अब मैं बोल नहीं रहा, फिर आप माइंड करेंगे। नहीं, मैं माइंड नहीं करता, जिसका बयान है वो मुझे खुद उसका परवेज जवाब अलाई है। साहब के बयानात भी याद है, मुझे सबके याद है। नहीं, बात सुने ना, बात ये है, मैं तो देखे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जहां हम इखलाकियात की बात कर रहे हैं सर। जहां हम ये कह रहे हैं कि कानून ऐसा बनना चाहिए। मैं हिसाम साहब की बात से मुत्तफिक हूं कि ऐसा इदारा बनना चाहिए जो बगैर किसी मुदाखलत के ह्यूमन राइट्स को ख्याल करते हुए, बेशक अगर कोई करप्ट लोग हैं, जिन लोगों ने करप्शन की है, जो भी उसमें इन्वॉल्व है, किसी भी पार्टी से मुबरा होके, किसी भी डिपार्टमेंट से मुबरा होके, उन सबका एहतसाब होना चाहिए। जो उसमें इन्वॉल्व होता है, इन्वेस्टिगेशन हो, उसका एक तरीकेकार होना चाहिए। देखिए अभी एक्ट उन्होंने बनाया है, कानून उन्होंने बनाए हैं, तो लाजमी मुझे तो अभी उम्मीद है कि ये स्टार्ट भी कर लेंगे, क्योंकि देखिए इन्होंने खुद कहा है ना, सलमान गनी साहब कहते हैं कि टारगेट किया गया। मैं तो ये चाहता हूं कि आज नून लीग आगे आए, नून लीग कहे कि हमें टारगेट किसने किया था, उसका भी नाम लें। कम से कम उस वक्त खान की गवर्नमेंट नहीं थी, उसका नाम भी लें। और नंबर 2, जैसे उन्होंने अभी नैब एक्ट में जो अभी ताजा पास हुआ है, उसमें वाजे लिखा हुआ है कि अगर नैब ऑफिसर जो इल्जाम लगाता है अगर केस साबित न कर सका, तो उसके लिए भी शायद कुछ उसमें एक्शन है। तो मुझे खुशी होगी कि वो उस पर पहल करें, और ये अच्छी बात होगी। अच्छा, ये मुझे बताएं, आपने कहा कि आपको खुशी होगी, लेकिन आप तो सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज कर दिया ना आप लोगों ने। तो नहीं, बात देखिए केस की नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर हुकूमत जाए उस नैब ऑफिसर के खिलाफ, जिन्होंने, देखिए अभी आई है ना बयान, अभी पीएम साहब का बयान भी आया है, उनकी स्टेटमेंट मरियम नवाज की आई है, वो हक लाजमी इस डिसीजन के बाद ये उनका हक बनता है ना कि भाई 4 साल 5 साल हम पे केस रहा। लेकिन देखिए अभी ये आया केस, कम से कम एक चीज तो हुई ना कि उस शख्स को रिलीफ मिला जो सुसर के वजीफे पे चलता है, जो बेचारा जो है मासूम है, यतीम भी है, और माशाल्लाह ये अच्छी बात है कि उसको कुछ तो रिलीफ मिला ना। ठीक, तो ऐसी बात तो कोई भी नहीं ना। आपने कहा कि नून लीग को किससे टारगेट किया, वो राणा साहब से मैं पूछूंगा, लेकिन सलमान गनी साहब सर इस हवाले से बताइए। उनको बताना चाहिए, उनको बताना जी मैं पूछूंगा, मैं ये कह रहा हूँ राणा साहब से पूछूंगा, सर वो बताएंगे ना उनको किससे टारगेट किया। आगे चलें जी, मैं उनसे राणा साहब जरूर पूछूंगा, लेकिन सलमान साहब सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप सर इस हवाले से क्या कहेंगे। सारा आपने इस्तदलाल सुना सैफुल्लाह भुट्टो साहब का, उन्होंने अखलाकियात की भी बात की, माजी की सियासत की भी बात की, एहतसाब इदारे की भी बात की, और वो पूछ रहे नून लीग को किसने टारगेट किया, नून लीग क्यों नहीं खुलकर बताती। आपका सर क्या तज्जिया है, इन सवालात के क्या जवाबात हैं आपके पास। देखिए अनवार साहब, किसने टारगेट किया, क्यों कर टारगेट किया, मेरा ख्याल है अगर आप कहते हैं तो मैं ये सारी बात खोल देता हूँ। बात ये कि नवाज शरीफ साहब को टारगेट इसलिए किया गया कि नवाज शरीफ साहब उस वक्त सी पैक को लेके आगे चल रहे थे, और मैं चाइना में वहाँ मौजूद था, 1 बेल्ट 1 रोड कॉन्फ्रेंस, जहाँ प्रेसिडेंट शी ने पाकिस्तान के रोल की बात की थी इस खिते के हवाले से और आलमी मईशत के हवाले से कि यहाँ से हम टेक ऑफ करेंगे। और अनवार साहब ये रिकॉर्ड पे ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पर मैंने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को मुखातिब करके कहा था कि वो, उन्होंने मुझसे पूछा कि प्रेसिडेंट शी की तकरीर कैसी थी। मैंने कहा जी ये एक शख्स को भुगतनी पड़ेगी। उन्होंने कहा किस शख्स को? मैंने कहा मेरे मुखातिब को, इसलिए कि आलमी फोर्सेस भी यहाँ पर मौजूद हैं और ये सब कुछ सुन रही हैं, लिहाजा एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत उनके खिलाफ किसको नहीं पता था कि उनको डिस्क्वालीफाई करना है। मैं तो सिर्फ ये बात कर रहा हूँ, अबड़ो साहब भी जो बातें कर रहे हैं ना, ये सियासी हकायक हैं, ये तल्ख सियासी हकायक हैं। मैं तो इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि आप सहूलतकार क्यों बनते हैं। उस वक्त कोर्ट के अंदर केस कौन लेके गया था नवाज शरीफ साहब के खिलाफ? इमरान खान साहब मुद्दई थे। इस वक्त जो इमरान खान साहब के खिलाफ कोर्ट में केस गए हैं उसमें मुस्लिम लीग नून मुद्दई नहीं है या कोई और पार्टी मुद्दई नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि जो मुल्क जमहूरी स्ट्रगल के नतीजे में बना है वहाँ पर जमहूरियत मजबूत होनी चाहिए। जहाँ तक उन्होंने अखलाकियात की बात की है, मेरा ख्याल अबड़ो साहब इस बात की तईद करेंगे कि इमरान खान साहब जब पाकिस्तान की सियासत में आए
वो एक बात करते थे गवर्नेंस की, वो इस्लाहात की बात करते थे, वो जी। एक डिफरेंट सियासत की बात करते थे, वो नौजवानों के रोल की बात करते थे। और मुझे याद पड़ता है 30 अक्टूबर 2011 मीनारे पाकिस्तान पे जहां से उनकी सियासत ने टेक ऑफ किया, मैंने उसकी रिपोर्टिंग की थी। वहां पर उन्होंने कहा था कि मैं अपनी कौम से सच बोलूंगा। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की सियासत में नौजवानों का रोल होगा, मेरी सियासत में मौका परस्त और इब्नुल वक्त नहीं होंगे। मैं समझता हूं कि जितनी मायूसी उनकी सियासत से इसलिए हुई है कि वो अपनी सियासत को माजी की दो हुक्मरान पार्टी से मुख्तलिफ करार देते थे, आज वो उसी लाइन में खड़े हैं, लिहाजा उनका सियासी केस कोई नहीं है। देखें, वो तो अदारों की मजबूती की बात कर रहे थे, लेकिन ये केस अभी तक कोर्ट के अंदर है, पता नहीं बात करनी मुनासिब है। कोर्ट का रवैया हमेशा सियासतदानों के हवाले से सॉफ्ट रहा है कि इन्होंने एक खातून जज को जिस तरह धमकी दी, चलें अच्छी बात है, उन्होंने वहां पर माफी मांग ली है। फिर आप देखें कि जिन जिन अदारों ने उनको फेवर किया, अनवार साहब ये तो कल की बात है, वो 1 पेज की बात करते थे, वो 1 पेज की बुनियाद पे अपने सियासी मुखालफिन को डराते और धमकाते नजर आते थे। क्या 1 पेज वालों को इन्होंने माफ किया है? और इससे पहले पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट के सियासी किरदार पर तनकीद होती थी, ये हम पहली दफा देख रहे हैं कि उनके डिसिप्लिन की बात की गई है। देखें, हमारी फौज जो है हमारा एसेट है, और फौज ने 3 चीजों पे कभी कंप्रोमाइज नहीं किया, अपने डिसिप्लिन पे, अपने कुर्बानी के जज्बे पे, और जो अदारे के अंदर मेरिट की बालादस्ती पे। और आपने हमारी फौज को कंट्रोवर्शियल बनाने की संजीदा कोशिश की है। मैं समझता हूं ये कोई पाकिस्तानी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तानी फौज और कौम का इत्तेहाद जो है वो एक गैर एलानिया इत्तेहाद है। देखें, जब कौम पे मुश्किल वक्त आता है, सैलाब आता है, जलजिला आता है, तो वहां पर हमारा फौजी जवान भी मौजूद होता है। और जब दहशतगर्दी की जंग, जब पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की जारियत होती है, तो कौम जो है फौज के पीछे खड़ी होती है। लिहाजा जो शख्स पाकिस्तान में अदारों की मजबूती की बात करता था, उसने अदारों को डैमेज करने की कोशिश की है। और मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट का एक अदारा भी है। अभी अबड़ो साहब ने जो बात की है वो कानून साजी की, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर जब भी कंसेंसस होता है वो अपनी मराद के हवाले से होता है, वो तनख्वाहों के हवाले से होता है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर एहतसाबी अमल पर मौसर कानून साजी क्यों नहीं हुई? और ये सवाल है, बहुत आम सवाल किया है नैब के रोल पे। देखें अनवार साहब, मैं आपको बताता हूं कि नैब का रोल क्या है। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की सियासी तारीख में जितने एहतसाबी अदारे बनते गए, करप्शन और लूटमार में इजाफा हुआ, कमी नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि इस एहतसाबी अमल को इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये जनरल मुशर्रफ के दौर में बना था। और मैं आपको रिकॉर्ड की बात बता रहा हूं कि उनके पहले जो एहतसाब के चीफ थे जनरल अमजद थे, और दूसरे जनरल शाहिद अजीज थे। और जनरल शाहिद अजीज अपनी किताब में लिखते हैं कि जब मैंने करप्ट लोगों पे हाथ डाला तो जनरल मुशर्रफ साहब ने मुझे फोन करके कहा कि आप जिन लोगों पे हाथ डाल रहे हैं उनकी तो हमें सियासी जरूरत है, हम एक सियासी जमात बनाने के लिए जा रहे हैं। जनरल शाहिद अजीज ने लिखा कि वो एहतसाबी अमल वहां पर खत्म हो गया। और माजी के अंदर क्या हुआ, देखें बात ये कि इस मुल्क के अंदर सलमान भाई आपका नुक्ता क्या, मैं अमल और करप्शन और लूटमार के खिलाफ आपने अहम नुकात उठाए, मैं दोबारा ये बयानिया बनाया, मैं उन्हें अप्रिशिएट करता हूं। लेकिन उनका 3.5 साल की हुकूमत, अनवार साहब 1 मिनट और लूंगा, सिर्फ 1 मिनट। बात यह कि पिछले 3.5 साल के अंदर अबड़ो साहब से मैंने इसकी तायद करवानी है कि जी आटा स्कैंडल, चीनी स्कैंडल, अद्वियात का स्कैंडल, पेट्रोलियम स्कैंडल, और ये जो अद्वियात का स्कैंडल था इसमें 450 अरब का टांका लगाया गया। वो शख्स आज भी आपकी पार्टी का सेक्रेटरी जनरल है। ये बातें मैं नहीं कर रहा, ये इमरान खान साहब कर रहे थे। जब पेट्रोलियम की कीमतों में कमी हुई तो नदीम बाबर साहब कौन थे? इमरान खान साहब ने कहा कि मैं इसके खिलाफ तहकीकात करूंगा, वो खत्म हो गया। मैं समझता हूं कि खुद इनके दौर के अंदर बड़े बड़े स्कैंडल्स आए, लेकिन ये करप्शन और लूटमार का सद्देबाब नहीं कर सके। आज भी गेंद पार्लियामेंट की कोर्ट में है कि ये सारे लोग बैठे और इन करप्ट लोगों की वजह से इनका सारा सिस्टम बदनाम हो रहा है। और अगर ये सिस्टम बदनाम होगा, पाकिस्तान में जमहूरियत और सियासत मजबूत नहीं होगी। सर अबड़ो साहब, आई नो यू हैव अ राइट ऑफ रिप्लाई। मैं आपके साथ हूं, लेकिन मैं चाहूंगा राना साहब से एक नुक्ते का जवाब ले लूं जो आपने उठाया था। राना साहब, आप क्या कहेंगे जो अबड़ो साहब कह रहे थे कि जी टारगेट आप लोगों को किसने किया, आप उनका नाम लें। सलमान साहब ने तो अपने एक पर्सनल, मैं चाहूंगा यू आर रिप्रेजेंटिंग PMLN, क्या कहेंगे सर इस हवाले से? राना एहसान साहब, मैं आपको बिल्कुल इसका जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बड़ी कॉमन बात PTI वाले करते हैं कि 90 की दिहाई के अंदर ये हुआ वो हुआ। पहली बात तो ये, तस्वीरों की बात, पहली बात तो ये कि 90 की दिहाई को गुजरे हुए अब 30 साल हो गए। ये कोई कल की बात नहीं है कि ये परसों किया तरसों किया। 90 की दिहाई के बाद एक यहाँ डिक्टेटर भी आया, उसके बाद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुई,
ये तय हो गया कि अब हम इस्तेमाल नहीं होंगे और हम एक दूसरे को गैर आईनी तरीके से नहीं गिराएंगे। और फिर 10 साल 2008 से 2018 तक एक जमहूरी दौर आया जिसके अंदर नेशनल असेंबली में बड़ा अच्छा काम हुआ। ऑपोजिशन और हुकूमत ने मिलके 18वीं तरमीम की, इलेक्शन एक्ट 2017 आया, वाटर पॉलिसी आई, बहुत सारी कानून साजी मिलके की कि नेशनल एजेंडे के ऊपर सियासत नहीं होगी। उसके बाद जो आप लोग कर रहे हैं और फिर मिसाल आप 90 की दिहाई की करते हैं, तो 90 की दिहाई में अब हम नहीं है, हमने निकलना है, हमें माजी से सीखना है। ठीक। अगर वो गलत था तो उसको हम भी गलत कहते हैं। एक तो ये हो गया। ओके। देखिए दूसरा ये कि वो इनके आप वजीर आला से पूछ लें कि कौन थे जो इनके नैपी चेंज कर करके जो है वो थक गए और फिर उन्होंने कहा कि अब हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है। वही लोग थे, वो लोग थे जिन्होंने इनको नाफिज किया, मुल्क में एक तजर्बा किया, एक एक्सपेरिमेंट किया और मुल्क को बेइंतहाशा नुकसान पहुंचा। और फिर उन्होंने कहा अब हम सियासत, अब हो क्या रहा है, अब एक ऐसी जमात जो कि पहली दफा ही पाकिस्तान में आई है, जो ओपन कहती है कि भाई जानवर न्यूट्रल नहीं होता, जो ओपन कहती है कि भाई चौकीदार को हमारी मदद करनी चाहिए, हम बड़े नेक और बा इस्लाम लोग हैं और बड़े हम तो जो हैं वो, और ये जो हैं ये मीर जाफर हैं, ये मीर साजिद हैं, ये जो हैं ये इस्लाम से दूर है, मैं इस्लाम के करीब हूं। फिर वो तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई आज अगर किसी चीज की जरूरत है तो इस चीज की जरूरत है जो हम कह रहे हैं कि इनको अपने आईनी किरदार के अंदर काम करने पार्लियामानी की किरदार जरूरत अदा है। करना अदारों चाहिए। वो को तो सर खान साहब ने कहा ना साइफर की तहकीकात करा ले तो वापस आ जाएंगे। बारकेफ साइफर पे ऑडियो लीक भी आई, उस पर तो हम कल आपने बात की थी। अबड़ो साहब सर बताइएगा, ये जो सलमान गनी साहब ने आटा, चीनी, पेट्रोलियम स्कैंडल्स और उनका आपने सदेबाप नहीं किया, अबड़ो साहब क्या कहेंगे? पहले तो मैं ये जवाब दूं, जो भाई ने कहा कि ये 90s की सियासत में हम जो अभी घूम रहे हैं, तो मैं उनको ये याद दिलाना चाहता हूं, ये जो पेट फाड़ने वाली बात थी ना, जो शहबाज शरीफ साहब ने भुट्टो साहब बनने की कोशिश की और उसने माइक भी गिरा दिए थे कि मैं जरदारी का पेट फाड़ूंगा, ये 90s की बात नहीं है, ये 2018 की बात है। नहीं, और जब जरदारी साहब ने एक मिनट थोड़ा देखे, ये तरीका होता है ना, बात जब आप कह रहे जी हैं जी बोले आप, मैं बोले चुप करके बोले सुन भी रहा हूँ। सलमान गनी साहब कितने जज्बाती हो रहे थे, मैंने बीच में बोला भी नहीं, बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक मौके पे उनका आना चाहिए, फिर आप जवाब दे दें। नंबर 2, जरदारी साहब ने उसके जवाब में गड़ी खुदा बख्श भुट्टो में कहा था कि अगर इस मरतबा हम शरीफों के साथ चले तो हमें खुदा भी माफ नहीं करेगा। बात ये है, ये 2018 की बातें हैं, 2000 ये 90s की, ये जो बातें 90s की नहीं है। आपकी इतनी मोहब्बत जो अभी बन गई है, अल्लाह ताला आपको और कामयाब करे और आपकी मोहब्बत रहे जिस लेवल पे आपने मोहब्बत। अबड़ो साहब थोड़ा ऊंचा बोलिएगा सर, जरा आवाज हल्की आ रही, जरा ऊंचा बोलिएगा सर। अच्छा, मैं ये कहना चाहता था कि ये 2009 की, ये 90s की बात नहीं है, ये 2018 की बात है सर। पेट फाड़ने की बात जो शहबाज शरीफ साहब ने की और जरदारी साहब ने जो कहा कि हम अभी इन शरीफ फैमिली के साथ नहीं चल सकते, अगर चले तो खुदा भी हमें माफ नहीं करेगा, हम इनकी करप्शन को छुपाने नहीं देंगे। ये स्टेटमेंट्स हैं, कल वीडियोस आ जाएंगी, सारी आ जाएंगी प्रीवियस जो ईयर्स में हुई थी जब इनको ये कन्विक्टेड हुए थे। तो बात ये है, ये 2018 की बात है और ये आपके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद की बात है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आपका हुआ था 2007 में, जब बेनजीर साहब नवाज शरीफ जी 6 में हुआ था जी, 2006 में हुआ था सर, 6 में या 7 में जब हुआ। मकसद बात है कि वो उसके बाद ये आप 12 साल के बाद आप एक दूसरे के पेट फाड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, तो ऐसी बात नहीं, ये किसी को आपने दिखाएं। अगर आपने सीधा चलना है आगे तो वो चीजें, बाकी आ गई बात जहां तक जो अपने सलमान साहब इसकी नेपी जो बता रहे हैं कि नेपी चेंज करने की, भाई यही ये वैसे किसने कहा था? ये तो परवेज इलाही साहब ने कहा था सर। मैं उसी पे आता हूं ना, अगर यही परवेज इलाही साहब इनके साथ बन जाता, ये तो 90 के डिग्री में खड़े हुए थे, ये 90 के डिग्री में परवेज इलाही के साथ आपके पास कैसे आ गए? भाई बात है, उसका अपना फैसला है ना, जहां वो अपना मफाद ज्यादा देखेगा उसके साथ आएगा ना, वो खुद बता सकता है। इसमें तो अगर इनके साथ, ये तो देखिए अजीब सी चीज है, हमारे पाकिस्तान के पॉलिटिक्स का ये अलबिया है कि चाहे हमारी पार्टी हो, जो बंदा हमारे साथ है, जिस भी पार्टी के फेवर में हो, तो वो कहता है वो अच्छा है, जो ये बात सही मुखालिफ पार्टी में चला जाता है तो यार, यह बात ये है, सलमान गनी साहब सीनियर आदमी बैठे हैं, हमें कोई अच्छी चीजों को अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं अपनी पार्टी के लिए कहता हूं कि कल एमक्यूएम हमारे साथ थी, क्यू लीग हमारे साथ थी, हम उनको अच्छा कहते थे, अगर आज वो बाप वाले सब सारे चले गए, उन्होंने जाके उनके साथ चले गए, तो देखिए हुकूमत का चेंज होना, वो उसका जो बैकग्राउंड क्या था वो एक अलग चीज है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट पार्टीज हैं, छोटी छोटी पार्टीज हैं, उनका अपना हक है, वो अपने मफादात को देखती हैं, किसके साथ अच्छा लगता है, किसके इंटरफेरेंस पे चलते हैं, किसका प्रेशर कबूल करते हैं।
तो हमें इन चीजों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो भाई हम तो ठीक है, जैसे परवेज इलाही ने कहा, तो अभी परवेज इलाही से पूछना चाहिए ना कि भाई तुम नेपी की बात करते तो अभी क्यों उनके वोटों पे सीएम बने हो। लेकिन ये पूरी पीटीएम 90 डिग्री में बैक साइड देके खड़ी हुई थी कि आप आओ का कुछ हमें जो हिम्मत करो। अभी आ जाऊं मैं सलमान गनी के साहब के। भाई देखें, सलमान गनी साहब हमेशा सिटिंग गवर्नमेंट को बड़ा प्रोमोट करते हैं, इन पार्टीज को बड़े, माशाल्लाह उनके अच्छे तजज़ेब होते हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं, उनके लिए लाख रेस्पेक्ट है। अभी गवर्नमेंट आए हुए इनको तकरीबन 6 महीने होने वाले हैं। अनवार साहब ये सारी इन्वेस्टिगेशन कर लें ना, जो 400 बिलियन की करप्शन हुई है, अगर चीनी की करप्शन हुई है तो आदि शुगर मिल इनकी भी है ना, रमजान शुगर मिल इनकी है, जरदारी साहब की सिंध में शुगर मिल है। आप करें, जो भी बंदा इन्वॉल्व होता है आप उन पे एक्शन लें। अगर उसमें खान साहब आप समझते नहीं कर सका, देखिए इस वक्त क्या है, इस वक्त जो 6 महीने ये गवर्नमेंट आई है, 3.5 साल को सबको याद करता है, 6 महीने में हुआ क्या है। अवाम के साथ किसी मीडिया पे आ रहा है, ठीक, जो आपका 148 पे जो पियोल का लीटर था, पियोल था, वो आज 250 पे लीटर मिल रहा है। जो डॉलर आपका 178 पे था वो 250 को टच कर रहा है। वहां कहां आपका जो देखें, वो आपका मिफ्ता इस्माइल, जो भाई हमारा तो मिनिस्टर नहीं है, आपके अपनी पार्टी का मिनिस्टर है, आपके अपने एमएनए कैसर अमीन शेख, आपके ये देखें आबिद शेर अली, अच्छा वो कौन सा बंदा अब तो नहीं रहे ना सर वजीर खजाना, अब तो इसाक डार साहब आ गए ना सर। नहीं अनवार साहब, मैं आपको वो मिसाल देता हूँ ना, देखिए वो जो रात को 2:30 बजे जाके तंजीम साजी का माहिर है, वो है भी राना भाई के डिस्ट्रिक्ट का, वो क्या तलाल जिसको नाम कहते हैं। ठीक है, ये सारे लोग किसके खिलाफ खड़े हैं? ये ठीक है सर, आपका खड़ा था, ये अपने एमएनए के साथ मुखालिफत में खड़े हैं ना। ठीक है, इसमें नून लीग का, हमारी पीटीआई का तो कोई एमएनए नहीं है। ओके सर, आपका नुक्ता आ गया। 6 महीने में। ठीक है सर, आपका क्या बहुत शुक्रिया, हमारा वक्त खत्म हुआ जाता है सर, आपका बहुत शुक्रिया। सैफुल्लाह अब्दुल साहब, सेंटर साहब, आपने अपनी पार्टी का नुक्ता नज़र दिया। राना एहसान अफजल साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने अपनी पार्टी का नुक्ता नज़र दिया। सलमान गनी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस पे एनालिसिस किया। व्यूअर्स, ये आज की डेवलपमेंट थी। मरियम नवाज साहिबा अब पब्लिक पॉलिटिक्स, बिलखसूस जो पार्लिमानी पॉलिटिक्स है, उसमें भरपूर किरदार अदा करने के लिए अहल करार पाई हैं। आने वाले दिनों में देखते हैं कि वो इस हवाले से क्या फैसला करती है। उन्होंने तो कहा पार्टी लीडरशिप डिसाइड करेगी। बारकैफ इस हफ्ते का स्पेल अपने अख्ताम को पहुँचते हैं। अपनी जो राय है वो फेसबुक और ट्विटर पर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक सैयद अनवारुल हसन प्रोग्राम दस्तक की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।